चाकू से वार किया गया था, चाकू मुड़ गया था, तो फिर उसके बाद उसने दूसरे चाकू से उस पर कई वार किए थे। तथा कोई प्यार करने वाला व्यक्ति किसी लड़की के साथ में इस प्रकार की हरकतें नहीं कर सकता। अपराध पहला और दूसरा नहीं होता, ऐसा किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं होना चाहिए। जिस किसी ने भी 13 फरवरी को उस अवस्था में पड़ी हुई उस लड़की की शरीर को, बॉडी को देखा, वो आज भी सिहर उठता है। इसके पीछे की वजह अगर आप भी सुनेंगे तो आप शायद हैरान, परेशान हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से अपनी ही प्रेमिका के साथ पीयूष नाम के इस पिशाच ने न सिर्फ अपनी हवस का निशाना बनाया, बल्कि उसके साथ साथ बेरहमी के साथ उसका खून कर दिया। अपनी प्रेमिका को नग्न अवस्था में छोड़कर यह न सिर्फ फरार होता है, बल्कि उसके शव के साथ करीब 2 घंटे तक दरिंदगी को अंजाम देता रहा, यानी एक मृत शरीर के साथ। एसआई सोनाली जब अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचती हैं, तो वो भी सिहर उठती हैं। मौके पर ही उनको रोना आ जाता है। उन्होंने जिस अवस्था में उस लड़की को देखा, उस मृत शरीर को देखा, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मौके पर ही उस अपराधी के साथ वो किस चीज को अंजाम दे। वो अपना आपा खो चुकी थी। सोनाली बताती हैं कि चूंकि पहले से ऐसे मामलों को वो कवर करती रही हैं, जो कि एक पुलिस व्यवस्था से वो जुड़ी हुई हैं, इस वजह से उन्होंने ऐसे केसेस तो देखे हैं, लेकिन इस नृशंस हत्या और हत्या के बाद जो दरिंदगी को अंजाम दिया गया, उसे पहले कभी नहीं देखा था। सवाल यह है कि अब से कुछ दिन पहले जिस लड़की पर अपनी जान छिड़कता था, वो पीयूष इतना खतरनाक कैसे बन गया? इसके पीछे की पूरी कहानी सिर्फ शक के आधार पर नहीं, बल्कि मर्डर की प्री प्लानिंग थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में अब इस मर्डर में पीयूष के पिता के भी हाथ को बताया जा रहा है। हालांकि पिता ने साफ तौर पर इस बात से इनकार कर दिया है। 10 फरवरी की रात से पहले ही पीयूष ने इस मर्डर की कहानी को लिख दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीयूष ने जब शादी का प्रस्ताव अपनी प्रेमिका के साथ रखा, तो उसने इससे इनकार कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ कुछ कहानी यह भी बयां कर रही है कि उसकी प्रेमिका ही उसके ऊपर शादी का दबाव बना रही थी। एसआई सोनाली कहती हैं कि अभी जांच चल रही है और इस पर कुछ भी कहना उचित नहीं है कि मैंने हत्या की है उसकी। अच्छा, हत्या कबूल कर ली? हाँ, हत्या उसने कबूल की है उसमें। जिस लड़की के साथ पीयूष के संबंध थे, वो करीब उसे 1 साल या 1.5 साल पहले मिली थी, जब वो एडमिशन लेने आई थी। उस दौरान ही दोनों में मुलाकात होती है और धीरे धीरे बातचीत का दौर शुरू हो जाता है। फिर ये एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं। पीयूष ने इन पूरे दिनों के अंदर 3 बार अपने ठिकानों को बदला था और हर बार उसकी प्रेमिका उसके साथ मौजूद रहा करती थी। पीयूष ने अपने पूरे बयान के दौरान यह भी कहा है कि उसने अपनी प्रेमिका के इंस्टाग्राम चैट को चेक किया था, जिसमें उसे किसी और के साथ संबंध होने के सबूत मिले थे। इसके बाद से ही वो परेशान हो चुका था। वो हैरान हो चुका था कि आखिर उसकी प्रेमिका उसे धोखा दे रही है और आने वाले समय में उसके साथ कुछ हो सकता है। पीयूष को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया जाता है क्योंकि न सिर्फ 10 फरवरी को उसने मर्डर को अंजाम दिया, बल्कि उसके साथ दरिंदगी की। यहां तक कहा जा रहा है कि तांत्रिक क्रिया भी कर रहा था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो अपनी प्रेमिका के शव के साथ बातचीत की कोशिश करता रहा, उसकी आत्मा के साथ कह रहा था
कुछ रिपोर्ट ये भी बताती हैं कि पीयूष का मानना था कि वो अपनी प्रेमिका को मौत देकर उसकी आत्मा के साथ बातचीत करेगा और उसे मना लेगा। कुछ जानकारों का मानना है कि पीयूष जानबूझकर इस पूरे मामले को घुमाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने सारी बातों को कबूल कर लिया तो शायद उसे फांसी हो जाए। कुछ जानकारों का मानना है कि पीयूष इस पूरे मामले को दूसरा रंग देने की कोशिश कर रहा है। पीयूष को जब गिरफ्तार किया जाता है तो मीडिया के कैमरे उसके चेहरे पर पड़ते हैं, लाइटें पड़ती हैं, और जब माइक में उससे पूछा जाता है कि आखिर उसने इतनी बेरहमी के साथ अपनी उस प्रेमिका को क्यों मौत दी, जिसे वो कुछ दिन पहले तक अपनी जान कहता था। इस दौरान पीयूष ने बड़े ही आसानी के साथ और बड़े ही अजीब तरीके से जवाब दिया कि जानकर क्या करोगे, छोड़ो उन बातों को। कहा जा रहा है कि उसे इस बात का कोई पछतावा नहीं है जो उसने अपनी प्रेमिका के साथ किया। एसआई सोनाली कह रही है कि जब वो वहां पर पहुंची तो उस पूरे बॉडी से बदबू आ रही थी। बॉडी उल्टी पड़ी हुई थी और उसे ढका गया था। बॉडी पूरी तरीके से नग्न अवस्था में थी। सूचना मिली थी कि वहाँ पे कमरे में से सड़न की बदबू आ रही है, तो जिस पर थाने का स्टाफ वगैरह वहाँ पहुंचा था। तो फिर पता चला वहाँ पे पूछताछ की कि यहाँ पर पंडरीनाथ पुलिस भी आई थी, क्योंकि गुमशुदगी दर्ज थी। तो फिर वहाँ थाने को बताया गया कि आप आए थे, तो उनसे पूछताछ की तो पता चला कि एक लड़की की गुमशुदगी भी पंडरीनाथ पर दर्ज है। 8 साल की सर्विस में मैंने कई मर्डर के क्राइम सीन भी देखे हैं, रेप के भी देखे हैं, छोटी छोटी पीड़ितों से भी बात की है, पर इस प्रकार से हैवानियत करते हुए मैंने किसी को पहली बार देखा है। सवाल आपसे है कि जिस किसी के साथ अगर कोई प्रेम संबंध में रहता है तो आखिर इतनी नृशंस हत्या या फिर यहां तक किसी को धमकी तक देने की कोई जरूरत कैसे कर सकता है, जिसके साथ कुछ दिनों तक पहले वो प्रेम भरी बातें किया करता था, वादे किया करता था, उस पर जान छिड़कता था। इस समाज में न जाने कितने ऐसे पीयूष भरे हो सकते हैं जो एक रिश्ते को शर्मसार कर रहे हैं, रिश्तों से भरोसा खत्म कर रहे हैं। और आने वाले समय में ऐसी घटनाएं अगर फिर देखने को मिलती हैं तो सोचिए कि हमारे समाज में कितना जहर लोगों के अंदर भर चुका है। एसआई सोनाली कहती हैं कि जब किसी से कोई प्रेम करता है और उसके साथ वो ऐसी नृशंस हत्या को अंजाम कैसे दे सकता है। अब शॉर्ट तरीके से आपको बताते हैं आखिर उस दिन हुआ क्या था। दरअसल करीब 1 से 1.5 साल पहले पीयूष धामनोतिया नाम का एक लड़का एमबीए करने के लिए एडमिशन लेने के लिए पहुंचा हुआ था एक कॉलेज में। वहीं पर उसको एक लड़की के साथ उसकी मुलाकात हो जाती है, दोनों में नंबर शेयर हो जाते हैं और उसके बाद दोनों बातचीत करना शुरू कर देते हैं और फिर मुलाकातों का दौर शुरू होता है। धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के साथ रिश्ते में आ जाते हैं। अब उसकी प्रेमिका उसके रूम तक आने लगी थी, लेकिन यहां पर बहुत सारे सवाल ये भी खड़े होते हैं कि लड़के या फिर लड़की, अगर आप अपने परिवार को धोखा देने लगे तो फिर आने वाला समय क्या होगा, वो सिर्फ वही व्यक्ति सिंगल झेल सकता है, उसके ऊपर ही बीतेगी। लेकिन अगर वही बातें परिवार तक पता रहें तो परिवार आपके अच्छे बुरे की चिंता कर सकता है, आपको फर्क समझा सकता है। हालांकि कई मामलों में लोग ये भी कहते हैं कि कोई व्यक्ति स्वतंत्र है, अगर वो बालिग हो चुका है, वो अपने फैसले खुद ले सकता है। जब लड़की का आना जाना उसके बॉयफ्रेंड के कमरे तक हो जाता है तो दोनों के बीच अब संबंध भी बन चुके थे और धीरे धीरे जब साल बीतता गया तो पीयूष को ऐसा लगने लगा, उसने एक बार इंस्टाग्राम चैट अपनी प्रेमिका की देख ली तो उसे ऐसा लगने लगा कि जैसे वो उसको अब धोखा देना शुरू कर चुकी है और वो उस तरीके से बिहेव नहीं करती जैसा पहले किया करती थी। उसने कई बार ये सवाल अपनी प्रेमिका के साथ पूछे, लेकिन अब उसने एक प्लानिंग कर ली थी पूरे मर्डर की। 10 फरवरी को उसने अपनी प्रेमिका को, चूंकि वैलेंटाइन का टाइम चल रहा था, तो उसने अपनी प्रेमिका को कहा कि वो कुछ गिफ्ट उसके लिए मंगा कर रखा है और वो उसके कमरे पर आ जाए। लड़की ने भी अपने परिवार से झूठ बोला और शुरुआत में उसने अपने पिता से कहा कि उसे अपने आधार कार्ड को ठीक करवाना है। इसके लिए उसके पिता कहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, जहां पे तुम्हें ठीक करवाना है। तो वो कलेक्ट्रेट परिसर लेकर जाते हैं और वहां पर छोड़ देते हैं अपनी बेटी को और कहते हैं कि तुम करवा लेना तो मुझे बता देना। कहती है ठीक है।
और कुछ वक्त के बाद लड़की अपनी बहन को एक मैसेज ड्रॉप करती है। मैसेज में लिखती है कि मैं अब लेट आऊंगी, 11 बजे रात तक मैं पीयूष के पास जा रही हूं। वो भी कहती है ठीक है, और उसके बाद पीयूष के कमरे पर पहुंचती है। लेकिन रात 8 से 9 के बीच तक पीयूष ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दे चुका था। सबसे पहले वो अपनी प्रेमिका के हाथ पैर को बांध देता है और उसके बाद उसके साथ दरिंदगी को अंजाम देता है और फिर उसे नग्न अवस्था में कर देता है। फिर उसका बहुत बुरी तरीके से नृशंस हत्या करता है। जिस चाकू को वो मारता है अपनी प्रेमिका के ऊपर, वो चाकू सोचिए टेढ़ा हो जाता है। कई बार दूसरे चाकू का इस्तेमाल करता है, कई और चीजों का इस्तेमाल करता है, यहां तक कि वो जो खाना बनाने में एक पलटा बोलते हैं जिसको, उसका भी इस्तेमाल करता है। और मारने के बाद फिर जाता है बियर की शॉप पर, वहां से बियर की बोतल खरीदता है, फिर आता है, फिर पीता है और करीब 2 घंटे तक वहीं पे शौक के साथ दरिंदगी को अंजाम देता रहा। कुकर्म, दुष्कर्म सब कुछ करता है और इस दौरान उसको बहुत सारी चीजें वो बोलता रहा एक शौक के साथ। आप सोचिए कि किस तरीके का उसका दिमाग रहा होगा। और फिर उसकी आत्मा के साथ बातचीत करने का दावा करता है, फिर वहां से फरार हो जाता है। अब आप सोचिए कि अगर उसका दिमाग खराब होता तो क्या वो वहां से फरार हो पाता? क्या उसे इतना पता चल पाता कि अब उसने जिस चीज को अंजाम दिया है उसके बाद उसे पुलिस वाले गिरफ्तार करेंगे, उसकी गिरफ्तारी होगी, तमाम चीजें, अब कानूनी प्रक्रिया का पालन होगा। वो भाग जाता है अपनी सिम कार्ड वगैरह को तोड़कर। पुलिस जब वहां पर पहुंचती है तो उसके बाद मकान मालिक को कॉल किया जाता है और करीब 3 दिन का समय लगता है, क्योंकि जब सड़न होने लगती है शरीर में, स्टॉव में, तो बदबू आने लगती है। तो आस पड़ोस के लोग मकान मालिक को फोन करते हैं, मकान मालिक आता है, पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी जाती है और उसके बाद किसी तरीके से उसे खोला जाता है। पता चलता है कि उल्टी लेटी हुई लड़की का शव है, जिसके साथ न जाने कितने जख्म उसे दिए गए थे। और ये शायद उसी प्यार की भरपाई थी जो उसने अंधा विश्वास किया था इसके ऊपर। और ये महाराष्ट्र फरार हो चुका था। इसे किसी तरीके से ट्रेस किया जाता है। जब इसे लाया जाता है तो ये अजीब तरीके से रिएक्ट करना शुरू कर देता है कि जैसे इसका दिमागी हालत ही खराब हो। अगर दिमागी हालत खराब होता तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई हत्या करने के बाद फरार क्यों हो जाता। फिलहाल इसे कोर्ट में पेश किया गया, पुलिस ने इसे रिमांड पर लिया है, छानबीन चल रही है। लोग परेशान हैं, आने वाले समय में रिश्ता कैसा होगा, किस तरीके से रिश्तों का कत्ल किया जा रहा है, प्यार जैसे शब्दों का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है, मानो ये प्यार नहीं कोई बिजनेस बन चुका हो। और आज की क्राइम कथा में फिलहाल इतना ही। मिलेंगे किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि, नमस्ते, शुक्रिया।